हेलो गाइस, हमने अपनी लास्ट वीडियो पार्ट 1 में डील किया था पावर ऑफ अटॉर्नी में जो पावर है वो एब्सोल्यूट है या लिमिटेड है। अब हम डील करेंगे मैटर जो पावर ऑफ अटॉर्नी में फॉल करते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी में जो मैटर फॉल करते हैं वो डिपेंड करते हैं डोनर पर कि वो अपनी पावर है जो पूरी देना चाहता है या किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए वो जो अपनी पावर है उसको डेलीगेट करना चाहता है दूसरे पर्सन डैट इज़ अ डोनी को। अब सपोज कुछ मैटर हैं जो पावर ऑफ अटॉर्नी में फॉल करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गई या कोई मेडिकल हो गया या कोई फिनेंशियल अफेयर हो गया। ये वाले सब मैटर जो पावर ऑफ अटॉर्नी में फॉल करती है, इस पर भी ये डोनर की विश होती है कि वो सभी मैटर्स के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल तौर पर देना चाहता है या कोई स्पेसिफिक तौर पर पावर ऑफ अटॉर्नी ड्राफ्ट करना चाहता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 है। ये जो एक्ट है इनेक्ट हुआ था 24 फेब 1882 को एंड केम इनटू फोर्स आया था 1 मई 1882 को। अब जो ये एक्ट की प्रोविज़न है, कुछ प्रोविज़न इसकी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है और कुछ का इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझा दूंगी। जो सेक्शन फर्स्ट है वो डील करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल इसका है पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 एंड एक्सटेंड है इसका होल ऑफ इंडिया पर। जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट आया था तो इसका जो इफेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू हो गया था। अब नेक्स्ट इसकी कमेंसमेंट इसकी है 1 मई 1882 पर। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 2 एग्जीक्यूशन अंडर द पावर ऑफ अटॉर्नी। इसमें क्या है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी ए पर्सन ने बी पर्सन को करी थी वो बी पर्सन अब इसको कैसे परफॉर्म करता है। अगर बी पर्सन इसको पर एग्जीक्यूट करता है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़ करता है अपनी नेम पर, अपने सिग्नेचर पर, या सील लगाता है अपनी, जो जहाँ जहाँ पर सील रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ पर अपना सिग्नेचर करता है या सील लगवाता है, उस पावर को ऐसे माना जाएगा कि वो है इफेक्चुअल हो गई है इन लॉ में। और जो जो वो काम करेगा उसके लिए डोनर जो है वो लाइबल होगा। जैसे कि प्रिंसिपल और एजेंट का कंसेप्ट होता है कि एजेंट के वर्क के लिए प्रिंसिपल को लाइबल किया जाता है, वैसे ही सेम थिंग होगी यहाँ पर कि बी जो जो भी पावर परफॉर्म करेगा नाम पर डोनर के, वो सभी चीज़ों के लिए ए जो है वो लाइबल कंसीडर किया जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट का ये वाले सेक्शन का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। जो भी सेक्शन 2 में इंस्ट्रूमेंट को ड्राफ्ट किया, एग्जीक्यूट किया, वो चाहे एक्ट के पहले हो या चाहे एक्ट के बाद हो, उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। सपोज कि ये वाला एक्ट केम इनटू फोर्स आया 1 मई 1882 को। अब इससे पहले वाली डेट में जो भी एग्जीक्यूट पावर ऑफ अटॉर्नी हुई होगी उससे पहले भी ये एक्ट उस पर अप्लाई होगा, इसलिए इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 3 पेमेंट बाय द अटॉर्नी अंडर पावर एंड विदाउट नोटिस दैट एक्सेट्रा गुड। इस सेक्शन में आता है अगर या डोनी या एजेंट अगर कोई भी पेमेंट करता है या मेक करता है गुड फेथ में, उस पावर ऑफ अटॉर्नी के परसुएंस में, मतलब वो जो भी पेमेंट कर रहा है उसके अपने लिए नहीं है, वो परसुएंस है पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए, मीन्स वो ए के बिहाफ पर जो है पेमेंट कर रहा है, उसका गुड इफेक्ट ये माना जाएगा कि अगर बी को ये नोटिस नहीं है कि जो डोनर है उसकी डेथ हो गई है या वो अनसाउंड माइंड हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया या उसने जो पावर है उसको रिवोक कर दिया है, अगर उसके नोटिस में ये सब चीज़ें नहीं है तो ये माना जाएगा कि उसके पावर ऑफ अटॉर्नी के पर्सन्स में उसने जो पेमेंट किया है वो वैलिड है। पर इस सेक्शन में ये आता है जो पेयर है उसका राइट अफेक्ट नहीं होगा, जो पेयर है उसको खुद को राइट मिलेगा। एक कंसेप्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी का कंसेप्ट होता है। इंडेमनिटी इस कंसेप्ट में ये होता है, सपोज कि 3 पर्सन है ए बी एंड सी। बी सी से कुछ चीज़ें परचेज करता है और ये कहता है अगर मैंने पेमेंट ना की तो मेरे बिहाफ पर पेमेंट ए कर देगा, और ए पर्सन भी उसको ये वाला कंसेंट दे देता है कि अगर बी फेल हो जाता है अपनी पेमेंट करने में तो मैं बी के पेमेंट कर दूंगा। पर जो ए है वो क्या है, उसमें रूल ऑफ इंडेमनिटी आएगा कि जो उसने पेमेंट की वो वही पेमेंट बी से क्लेम करेगा। ये होता है रूल ऑफ इंडेमनिटी। सेम रूल अप्लाई होगा यहाँ पर कि अगर इसमें पेयर
का जो भी राइट है वो इफेक्ट नहीं होगा, पेई यहाँ पर इंडेमनिटी करेगा। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 4, डिपॉजिट ऑफ ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट एंड क्रिएटिंग पावर ऑफ अटॉर्नी। इस सेक्शन में आता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे क्रिएट की जाए। इसमें आता है कि जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी है उसमें एक एफिडेविट या एक डेक्लरेशन या कोई भी सफिशेंट एविडेंस किया इन अटैच किया जाता है, इस ये कहकर कि जो ये पावर ऑफ अटॉर्नी है मेरे बिहाफ पर की गई है, मैं पूरी होशो आवाज़ में इसको साइन कर रहा हूँ, या ये जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है दिस आर द ट्रू इन माई नॉलेज। जो भी एफिडेविट का फॉर्मेट होता है वो यहाँ पर फॉलो किया जाता है। इसके अलावा अब जो ये भी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया होता है इसको प्रॉपर स्टैम्प किया जाता है, नोटरी होता है कोर्ट में, उसकी तरफ से उसकी सर्टिफाइड जो कॉपी होती है आफ्टर दिस अटेम्प्ट वो कोर्ट में, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसको रजिस्टर कराया जाता है। फिर वहाँ से वो सर्टिफाइड कॉपी को जो लिया जाता है वो उसको कहते हैं सर्टिफाइड कॉपी। ऐसे ये सारा प्रोसीजर चलता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसे बनती है, मीन्स कि पावर ऑफ अटॉर्नी में जो है स्टैम्प ड्यूटी लगती है। स्टैम्प लगाना पावर ऑफ अटॉर्नी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोटरी के साइन के अलावा या मैजिस्ट्रेट के साइन के बिना ये पावर ऑफ अटॉर्नी को वैलिड कंसीडर नहीं किया जा सकता। अब जो ये वाला सेक्शन है इसका भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। जो हमारा सेक्शन ये था सेक्शन 3 जिसमें हम पेमेंट की बात कर रहे थे, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था, मतलब कि जो भी पेमेंट इसके ऑपरेशन में आने से पहले की होंगी उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। जो भी पेमेंट 1 मई 1882 के बाद आफ्टर की होंगी उसमें ये वाला सेक्शन का इफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ मैरिड वुमेन। पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ मैरिड वुमेन में पहले ये कंसेप्ट आता था कि कोई भी मैरिड वुमेन को पावर ऑफ अटॉर्नी करने का पूरा राइट था, बट जब इसमें एक अमेंडमेंट आई, अब इसमें फुल एज का कंसेप्ट डाल दिया, मतलब कि उसकी एज ऑफ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले एज थी 18 ईयर्स अब वो एज हो गई है 21 ईयर्स। इसलिए जो भी गर्ल है वो इस एक्ट में पावर ऑफ अटॉर्नी को डिज़ाइन कर सकती है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की तरफ से, जो कि सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में नेसेसरी नहीं है उसको रजिस्टर कराना। इसलिए जो अनमैरिड वुमेन है वो पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ हर सेल्फ। पर्पस इसका क्या होगा, पर्पस वो अपनी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या कोई स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी को भी इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी को डेलीगेट कर सकती है। अब जो ये सेक्शन है इसका भी इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव है, मतलब कि जो भी एक्ट है उसके पहले वाले इफेक्ट पर ये अप्लाई नहीं होता। इससे सेक्शन जो 6 है वो हमारा रिपील है। यहाँ तक हमारा जो सेक्शन है एक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। पर यहाँ पर सेक्शन 1A आया है आफ्टर अमेंडमेंट, जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी को डिफाइन किया गया है। इसमें कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी एक स्पेसिफाइड पर्सन को एम्पावर करती है, मतलब कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी चाहे जनरल हो चाहे स्पेशल हो, पर पावर ऑफ अटॉर्नी में जो पर्सन को हम पावर डेलीगेट कर रहे हैं वो स्पेसिफाइड पर्सन होना चाहिए। उसका नेम, बायोडाटा वो सारा वहाँ पर लिखा होना चाहिए कि हम किसको एम्पावर कर रहे हैं। वो पावर जिसमें हम उसको कोई भी एक्ट करने के लिए एम्पावर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। अब इसमें जो हमने यहाँ पर कंसेप्ट किया था कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट केस आता है वो है महेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस पद्म कुमारी देवी 1993 AIR का। इसमें जो केस है इसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर जो हमारा डोनर या प्रिंसिपल है ओल्ड है, वीक है, मेंटली इन्फर्म हो गया या उसकी मेंटालिटी कुछ इस टाइप की है कि उसके जो सोचने की क्षमता है वो कुछ टाइम में आती है, अगर वो पावर ऑफ अटॉर्नी उसने ड्राफ्ट किया है, असाइन किया अपनी पावर को, वो टाइम पीरियड में नहीं किया, मतलब कि जब वो थोड़े टाइम में पागल था उसने तब कर दिया, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी को हम वैलिड कंसीडर नहीं करेंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी को वैलिड कंसीडर करने के लिए हमें पूरी हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए। ये वाली जो चीज़ है इसमें केस में कही गई थी। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आता है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट हमारी है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसमें हर एक चीज़ के लिए हम पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकते हैं, किसी चीज़ की हम बाउंडेशन नहीं लगाते नॉर्मली, पर इसमें सब्जेक्ट मैटर जनरल होना चाहिए, उसकी पावर नहीं जनरल होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी करी है तो ये एक घर के लिए है, पर ये सब्जेक्ट मैटर वो है
जो हमने इसमें जर्नल कर दिया। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में हम जो है उसको कुछ स्पेशल पावर कर सकते हैं, या हम स्पेसिफाइड कर सकते हैं उसके एक्ट को कि हाँ ये अगर घर है इसके लिए तू इतना स्पेसिफाइड वर्क करेगा, इतना स्पेसिफाइड वर्क हम खुद करेंगे। हमने इसकी पावर को स्पेसिफाई कर दिया इस पावर ऑफ अटॉर्नी में। जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी में ये आता है कि जो प्रिंसिपल है वो ये कंडीशन डाल सकता है, अगर मैं मेंटली कैपेसिटेटेड हो जाऊंगा तो फिर भी ये पावर ऑफ अटॉर्नी इन इफेक्ट में रहेगी। अगर या वो ये कह सकता है कि फ्यूचर इनकैपेसिटी है तो वो रिमेन इफेक्ट में रहेगी, या इतने टाइम फिक्स्ड के लिए वो रिमेन इफेक्ट में रहेगी। इसमें कोई भी कंडीशन वो लगा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे में आता है वो है इसकी रजिस्ट्रेशन। पावर ऑफ अटॉर्नी की जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे रजिस्ट्रेशन एक्ट में नेसेसरी नहीं है, अनलेस कि ये जो एक राइट या कोई भी चार्ज क्रिएट करती है डोनी के फेवर में इमूवेबल प्रॉपर्टी में, या इसकी जो वैल्यू है 100 रुपीज़ से अबव है, फिर ही इसकी रजिस्ट्रेशन जो है पॉसिबल है। अगर अदरवाइज़ कंपलसरी है, अदरवाइज इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी मैंने पहले ही बताया कि अगर इस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगी है तो पावर ऑफ अटॉर्नी को वैलिड नहीं माना जाता। रेवोकेशन के यहाँ डिफरेंट केसेस आते हैं। फर्स्ट केस आता है जब डोनर ने इसको खुद ही रिवोक कर दिया। सेकंड केस आता है कि जब डोनर की डेथ हो गया। थर्ड केस आता है जब डोनर इनकैपेसिटेट हो गया, मतलब उसकी सोचने या साउंड माइंड उसका नहीं रहा, अनसाउंड माइंड हो गया। या फोर्थ केस आता है जब उसकी जो है रेवोकेशन के लिए वो इनकरप्ट हो गया, बैंकरप्ट हो गया वो, ठीक है। थर्ड वो केस आता है अगर पावर ऑफ अटॉर्नी और डोनी म्यूचुअली अग्रीड कर दे इसको ख़त्म करने के लिए। लास्ट केस इसमें आता है कि अगर पार्टी जो डोनी है और डोनर है वो या तो स्पाउस थे या रजिस्टर्ड डोमेस्टिक पार्टनर थे, अगर उनका डिवोर्स हो गया या लीगल सेपरेशन हो गया है या उनका टर्मिनेशन हो गया है रजिस्टर्ड डोमेस्टिक पार्टनरशिप की, तो ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी इन केसेस में खुद ख़त्म हो गई है। थैंक यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।